वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज़ द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों आज के वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 की सीरीज में हम देखने वाले हैं समान नागरिक संहिता को। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें अगर समान नागरिक संहिता की, तो हाल ही में राज्यसभा में इससे संबंधित एक विधेयक को प्रस्तुत किया गया। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का तात्पर्य है भारत के सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों जैसे कि विवाह हुआ, तलाक हुआ, बच्चों की कस्टडी हुई, गोद लेने और विरासत में लागू समान नागरिक कानूनों से है। यानी कि जैसे कानून पुरुषों को प्राप्त हैं वैसे ही महिलाओं को प्राप्त हों, जैसे महिलाओं को प्राप्त हैं वैसे ही पुरुषों को प्राप्त हो, चाहे वह बच्चों की कस्टडी का मामला हो, विवाह का मामला हो, तलाक का मामला हो, या फिर बच्चों को गोद लेना हो, या फिर विरासत का मामला हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है समान नागरिक संहिता की बात हमारे संविधान के आर्टिकल 44 में कही गई है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में वर्णित है। अब राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं ये होते हैं कि राज्य को ऐसे काम करने चाहिए या फिर सरकार को ये सारे काम करने चाहिए। सरकार के लिए निर्देश होते हैं, वो सरकार करे ना करे ये सरकार का अपना मन होता है, तो सरकार उसे लागू भी कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो सरकार संविधान में संशोधन कर या फिर नया संविधान में कोई भाग जोड़कर कुछ भी कर उन नियमों को, उन चीज़ों को लागू कर सकती है, उन निर्देशों को लागू कर सकती है। लेकिन सरकार इसके लिए बाध्यकारी नहीं है और इसके लिए कोर्ट में भी नहीं जाया जा सकता। ठीक है, इसके लिए लड़ा भी नहीं जा सकता कि हमारा अधिकार है, आप इसको दीजिए। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं हमें संविधान के द्वारा, जो संविधान में वर्णित है, अगर वो लागू नहीं होते या फिर उनका हनन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, लड़ सकते हैं सरकार के खिलाफ, जो है हम मुकदमा दायर कर सकते हैं कि हाँ ये हमारा अधिकार है, आपने हमें नहीं दिया। अगर हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है तो हम लड़ सकते हैं, अगर हमारी समानता का हनन होता है तो हम लड़ सकते हैं। लेकिन जो बातें नीति निर्देशक तत्वों में कही गई हैं, जो बातें डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में हैं, उनके लिए हम जो है सरकार के पास नहीं जा सकते लड़ने, वो बाध्यकारी नहीं है सरकार के ऊपर। लेकिन फंडामेंटल राइट बाध्यकारी, ये दोनों में अंतर भी होता है और यही बात यहाँ पर बताई गई है। अनुच्छेद 44 जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आता है, इसलिए समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार बाध्यकारी नहीं है। लेकिन अगर सरकार चाहे, उसे लगेगा कि ये समाज के हित में है, तो सरकार लागू कर सकती है। व्यक्तिगत कानून संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। जो व्यक्तिगत कानून है समवर्ती सूची में आएंगे। हमारे संविधान में जो अनुसूचियां, उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों की बात कही गई है। एक तो संघ सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। संघ सूची ऐसी है जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है और जो समवर्ती सूची में विषय दिए गए हैं उस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई एक विषय है जिस पर केंद्र ने भी कानून बनाया है, राज्य सरकार ने भी कानून बनाया है, तो सर्वोपरि केंद्र का माना जाएगा। अगर कॉन्ट्रडिक्शन की स्थिति होती है, अगर विरोधाभास की स्थिति होती है, कहीं पर टकराव होता है, तो सर्वोपरि कानून किसका? केंद्र सरकार का माना जाएगा। ये बात यहाँ पर है। तो जो समान नागरिक संहिता की बात है या फिर कहें व्यक्तिगत कानून संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं, जिन पर कानून राज्य सरकार भी बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है। विभिन्न धार्मिक समुदाय व्यक्तिगत कानून द्वारा शासित होते हैं। इन कानून के अंतर्गत हिंदू शब्द में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल हैं। वर्तमान में कुछ धर्मनिरपेक्ष कानून भी लागू हैं, जैसे कि विशेष विवाह अधिनियम जिसके तहत अंतर धार्मिक शादियां होती हैं, और संरक्षक एवं बाढ़ अधिनियम जिसके अंतर्गत अभिभावक जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, उनको अधिकार है और कर्तव्यों को स्थापित किया गया। उनके अधिकार और कर्तव्य क्या हैं ये बताया गया है संरक्षक और वार्ड अधिनियम के अंतर्गत। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर वर्तमान में समान नागरिक संहिता लागू है। पुर्तगाली नागरिक संहिता 1867 जो कि 1961 में भारत द्वारा इस क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद भी लागू है। वर्तमान में गोवा में सभी लोगों पर यह लागू होती है। तो इस प्रकार से गोवा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू है। क्लियर है? तो आपको आई थिंक अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपको जो याद रखना है, एक तो इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जा सकता है, दूसरी चीज़ आर्टिकल 44 अनुच्छेद 44 से प्रश्न पूछे गए हैं कि अनुच्छेद 44 में क्या है, तो समान नागरिक संहिता के बारे में यह बताता है। और व्यक्तिगत कानून समवर्ती सूची के अंतर्गत आएंगे। क्लियर है?
इसके बाद अगला टॉपिक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के जीवन चरित्र के बारे में जानेंगे। इसके अलावा महात्मा गांधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो भी हैं उन सबको कवर करेंगे, जैसे कि प्रमुख आंदोलन हुए, सारी चीजें देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इनके जन्म की बात करें तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। गुजरात के पोरबंदर में इनका जन्म हुआ 1869 में, 1869 में, याद रखें ये डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। गांधी जी ने अपनी प्राथमिक शिक्षा राजकोट में की, जहाँ उनके पिता साहब जो है शासक ठाकुर साहब के दीवान थे और यहीं पर इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा को प्राप्त किया। 1893 से 1915 के बीच दक्षिण अफ्रीका में रहे, साउथ अफ्रीका चले गए थे और यहाँ पर उन्होंने नस्लवादी शासन का सफलतापूर्वक मुकाबला भी किया। तो 1893 से 1915 तक ये कहाँ पर, साउथ अफ्रीका में रहे, दक्षिण अफ्रीका में रहे। फिर 1915 में ये भारत वापस आए और तभी से प्रवासी भारतीय दिवस जो है इसी की याद में मनाया जाता है कि 1915 में ये भारत वापस लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से, इसलिए इसी उस दिन को 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके बारे में तो ये जो है अब्दुल्ला नाम के एक व्यक्ति थे, गुजराती व्यापारी थे, जिनका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए थे और वहाँ पर मुकदमा लड़ते लड़ते इनको वहाँ पर इतना सारा समय लग गया कि ये 1915 में वापस आ पाए। डरबन से प्रिटोरिया तक उनकी यात्रा के दौरान उन्हें पिटस मैरिज वर्ग में स्टेशन पर एक गोरे व्यक्ति द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बे से बाहर फेंक दिया गया था। तो जो वनडे एग्जाम है उसमें ये नाम भी पूछा गया है कौन सा स्टेशन वो था, तो ये पीटर मैरिट्स वर्ग स्टेशन था जहाँ पर इनके साथ ये घटना घटित हुई थी। इसके अलावा 1894 में उन्होंने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन्होंने ज़रूरतमंद जो बच्चे हैं या फिर व्यक्ति हैं उनकी मदद करने के लिए 2 बस्तियां डरबन में फीनिक्स बस्ती, जिसे फीनिक्स फॉर्म के नाम से भी जानते हैं, और जोहान्सबर्ग में टॉलस्टॉय फॉर्म की शुरुआत की थी। तो फीनिक्स फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म, इन्होंने शुरुआत की 2 बस्तियां कहाँ पर, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने की। तो डरबन में बनाया फीनिक्स फॉर्म और जोहान्सबर्ग में बनाया था टॉलस्टॉय फॉर्म, ये दोनों याद रखें। 9 जनवरी 1915 को ये दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। 1915 में भारत लौटने पर गांधी जी ने गोखले के आग्रह पर 1 वर्ष के लिए देश का दौरा किया। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने 1915 में ही कर दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है और ये एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। अंडरलाइन करके अच्छे से नोट करके याद कर लें इसको। इसके अलावा उन्होंने अछूतों के उत्थान के लिए काम किया और उन्होंने हरिजन की संज्ञा भी दी और यहाँ पर जो है इनका जो आश्रम था वहाँ पर कई सारे हरिजन रहते भी थे, हरिजन आश्रम भी जिसको कहते हैं। तो अछूतों के उत्थान के लिए इन्होंने बहुत काम किए। सितंबर 1932 में पूना समझौता BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है और एग्जाम में पूछा गया है सीधे तौर पर। डेट भी पूछी गई है, किस किस के बीच हुआ था ये भी पूछा गया है। उन्होंने 1942 में महाराष्ट्र स्थित वर्धा में हिंदुस्तानी प्रचार सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था हिंदू और उर्दू के बीच कड़ी अर्थात हिंदुस्तानी भाषा को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य था। हिंदुस्तानी प्रचार सभा का 1942 में हुई थी। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंद स्वराज, जो मूल रूप से 1909 में प्रकाशित हुई थी, इसकी रचना की थी। बहुत अच्छी पुस्तक है ये। अगर गांधी जी के विचारों के बारे में जानना है तो इस पुस्तक को पढ़ सकते हैं, उससे पता चलेगा कि गांधी जी की वैचारिक मान्यता कैसी थी। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा का नाम था जो कि एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इन्होंने यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन समाचार पत्रों का भी संपादन किया, ये भी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो ये विशेष तौर पर याद रखें। इसके अलावा महात्मा गांधी निम्नलिखित से प्रभावित थे। कौन कौन? एक तो वैष्णव आंदोलन से प्रभावित थे, भगवत गीता, बाइबल, जॉन रस्किन का ग्रंथ एक था अनटू द लास्ट, इससे ये प्रभावित थे। थोरो और लियो टॉल्स्टॉय का इनके जीवन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। तो ये वो ग्रंथ हैं या फिर वो लोग हैं जिनका गांधी जी के जीवन पर, गांधी जी के विचारों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी और इसलिए वर्तमान में प्रतिवर्ष 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को यानी कि गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर के दिन को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस है। इसके अलावा 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है जब इनकी मृत्यु हुई। गांधी शांति पुरस्कार अहिंसा और अन्य गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन के लिए दिया जाता है। तो ये जो पुरस्कार है ये इनसे प्रेरित है और गांधीवादी तरीकों से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन के लिए पुरस्कार दिया जाता है, गांधी शांति पुरस्कार। तो यहाँ पर हमने गांधी जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा। इसके आगे हम गांधी जी के जीवन से जुड़े हुए आंदोलन देखेंगे, जिसमें चंपारण सत्याग्रह सबसे पहले आता है, जिसका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। इनका पहला आंदोलन था जो भारत में हुआ था। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे आगे के वीडियोज में। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इसके अलावा इस सीरीज
की जो प्लेलिस्ट है वो अपडेट कर दी गई है, प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो आप जाकर प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जो प्रीवियस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपकी करा दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट यूपीपीएससी प्री 2023 60 डेज कोर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो वहाँ पर जाकर आप पूरे वीडियोस देख सकते हैं। क्लियर है। और इसके अलावा 60 दिन का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है 4 मार्च से। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर 780 पेज का, जैसा कि आपको बताया गया है, मटेरियल दिया जाएगा और इतना स्टडी मटेरियल पढ़कर आप जो है कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स का। ये प्रीलिम्स का कोर्स है और यहाँ पर आपको 780 पेज का मटेरियल मिलेगा जिसको आपको पढ़ना है और आप इतना पढ़कर बस कट ऑफ क्लियर कर लेंगे यूपीपीएससी प्रीलिम्स का। इसके अलावा अगर आप प्रैक्टिस क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो पेड प्रैक्टिस क्विज भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्रैक्टिस क्विज ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी चालू हो चुकी है तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आपके एग्जाम में मात्र 60 दिन ही शेष बचे हुए हैं, तो बिल्कुल लग जाइए 8 से 10 घंटे की पढ़ाई में। 8 से 10 घंटे आपको आज से ही देना होंगे, तभी आप कट ऑफ को क्लियर कर पाएंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। तो बहुत सिंसियरली बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दें और लगातार आपके लिए जो फ्री इनिशिएटिव चलते रहते हैं उनको भी फॉलो करते रहें आप। इसके अलावा अगर आप फ्री प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं, फ्री प्रैक्टिस क्विज करना चाहते हैं सॉल्व, तो आप जो SCS क्विज नाम से यूट्यूब चैनल है उसको फॉलो कर सकते हैं, या फिर SCS क्विज नाम से टेलीग्राम ग्रुप भी है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसको फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आप करंट अफेयर, जीके जीएस सारे क्विज सॉल्व कर सकते हैं यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, या फिर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर क्विज आपको लगातार लगवाए जाते हैं और बिल्कुल फ्री है, तो आप उसको भी सॉल्व करके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़े रहें चैनल के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।